पाकिस्तान से याद आया, हमारे बच्चे जो है ना वो हर जगह दिल बना हुआ देखते हैं ना, उसको दिल दिल पाकिस्तान कहते हैं। अब वो ऐसा चढ़ गया उनके मुंह से निकल ही नहीं रहा। दिल दिल भागे। कहीं भी हार्ट, बाबा मैंने दिल दिल पाकिस्तान बनाया, वही दिल है। ये दिल है, दिल दिल पाकिस्तान नहीं है। और कोई भी झंडा देखते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ये पाकिस्तान का रेड वाला झंडा है, ये पाकिस्तान का ग्रीन वाला झंडा है। अच्छा, ये तुम्हारे बच्चों का है? ये नहीं है हमारा। चम्मच देखो इतना बड़ा लाया, अंदर घूम भी नहीं रहा, सीधा सीधा हो उल्टा रहा उल्टा करके घुमा दो। है। जहां से ये उंगलियां पकड़ पकड़ के लाया ना, वो उंगली मल दूं मैं अपने चाय में। बच्चे तो ये सवाल करते हैं, जैसे शुरू में हमारी बात हुई थी कि क्या उनका ये कंसर्न है या ऐसी बात उनके जहन में आ रही। बच्चों के जहन में तो आती है, तभी तो ये कॉन्सेप्ट या ये कहानियाँ कि ये परियां आई थी, या ये कोई घर देकर गया था, या मतलब ये तो पॉपुलर है ना, हम्म। परियों ने लेकर आई थी, परियां लेकर आई थी, या बच्चा जो है या छोटा भाई परियां लेकर आई थी, और क्या छोटे भाई। तो ये सारे उनके जहन में सवाल थे। हम्म। अब क्योंकि उनका एक प्रेशर ऐसा बन जाता है आम तौर पे पेरेंट्स का अपने बच्चों के ऊपर, कि वो एक आध सवाल करके ना, या ज़रूरी नहीं कि इस मामले में, किसी दूसरे मामले में भी जिसमें पेरेंट्स रिफ्यूज़ करते हो, हम्म। रिजेक्ट करते हो, चाहे वो बड़ों से कोई सवाल किया हो, डिफ्लेक्ट कर देता हूँ हाँ, सवाल तो वो को। समझ जाते हैं कि यार ये इस नौयत का लग रहा है, तो वो या उनसे छुपाते हैं ऐसे बातें। तो ये पेरेंट्स और बच्चों के आपस में रिलेशन का भी मेरे ख्याल से मैटर है, हम्म। कि वो बात कर सके, उसको वो लगे, झिझक ना हो वो। लेकिन तुम इस सब जिस तरह के जवाब तुम ये परियां लेकर आती हैं, इस तरह के जवाबात पर तुम्हारा क्या कहना है? मेरा भाई कहना है जो हकीकतन हुआ है हम मेरे घर में। मैंने तो बताया जो है, जो कि कुदरत का निज़ाम है, मैंने वही बताया। और मैंने जब बताया तो मुझे ऑब्वियसली मैंने रिस्पांस ना ही, मेरा कोई पिछला तजुर्बा है, वो पिछला जन्म तो था नहीं मेरा, ये पहले ही जन्म है, तो मुझे ना पिछला तजुर्बा, ये पता है कि भाई शायद कुछ खराबी हो सकती है इसको ये हकीकत बताने से, या कोई फ़ायदा हो सकता है कहानियाँ बनाने से। तो मुझे लगा कि यार ये अल्लाह का निज़ाम है, और अल्लाह के निज़ाम के तौर पे उसको बताऊंगा जब भी मेरा मुझे बताने का वक्त हो, जब भी उसका ये सवाल हो। तो मैंने बताया कि नहीं, अल्लाह ताला हर जो है मतलब अपना पर्दा रखते हुए, लेकिन जो कुदरती निज़ाम है उसको मैंने बताया। और मैंने जो पाया, मैंने कुदरती निजाम में आप परी को एडजस्ट नहीं कर सकते? परियां लेकर आई। मतलब परी की जगह फरिश्ता कर दो। फरिश्ते लेकर आते हैं, हकीकत तो नहीं है कि फरिश्ते लेकर आए। क्यों, ये रू रू किसने डाली है? हाँ देखो। भाई देखो, अगर मैं अपने बच्चे से ये बोल दूं हम्म। कि फरिश्ते आए थे, हम्म। उन्होंने दिया है, इतना क्या बुराई है इसमें? अच्छा, बुराई होगी कि मम्मा इतनी मोटी क्यों हो गई है, हम्म। मम्मा इतनी मोटी क्यों हो गई है, बस ये होता है, ये आपको बाद में पता चलेगा। फिर अगले दिन ही पतली भी हो गई। ये आपको बाद में पता चलेगा। अच्छा, ये मुझे तो लगता है कि 4 साल या 5 साल के बच्चे तक तो ठीक है, उसके बाद हाँ, ये, उसके बाद आप बता दो कि भाई वो पेट में होता है, हाँ तो वो ये ग्रेजुअली आप इंफॉर्मेशन देते हो। हाँ यही लेकिन ऐसा। ये कि मेरा ख्याल है कि जो परियों वाला जो एस्पेक्ट था ना हमारी तहजीब में, हम्म। ये बहुत कारामत था, इस लिहाज से कि बच्चों की एक बहुत बुनियादी ज़रूरत होती है। मतलब आज के जो माहौल में इस ज़रूरत को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जा रहा है, ये कैसे जरूरत कि है? वो अपनी एक फैंटास्टिकल वर्ल्ड बनाए, ठीक है। अपनी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करें। और उनको इमेजिनरी एलिमेंट्स चाहिए होते हैं जो रियल लाइफ से जुड़े हुए हों। या वो जोड़ सके। हाँ, माफ़ कीजिएगा, अभी कुछ नहीं है जी। माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये उनकी एक तरबियत में एक बहुत अहम ज़रूरत है उनकी, कि उनकी इमेजिनेशन को परवान चढ़ाया जाए।
क्योंकि अगर आपने, क्योंकि इमेजिनेशन है क्या, गैब का अच्छा ठीक तस्वुर ना। है, हाँ, यानी कि तुम, इससे मैं ये मतलब समझ रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि एज इट इज चीज़ों को हाँ, बयान कर मतलब दिया उसको जाए। बिल्कुल फैक्चुअल, जिसे कहते हैं, ठीक, ओपन छोड़े थोड़ा, नहीं नहीं, कुछ कुछ एज तक। वेरीफाएबल ना बनाया जाए हर चीज को। वेरीफाएबिलिटी, वेरीफाएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न साइंस ना, कि हर हाँ, ये जो चीज, वेरीफाई करने की जो चाहत है, लेकिन नहीं वो हिस्ट्री में। वेरीफाई करने की चाहत रहेगी। देखो वेरीफाई, मैं इसलिए मैंने बाद में एक कंडीशन लगाई, वेरीफाएबिलिटी वो जो मॉडर्न साइंस वाली, हाँ वरना वेरीफाएबल तो खुदा भी है ना। हाँ, ठीक है। लेकिन वो जो यार उसका वर्ड नहीं आ रहा ना मेरे जहन में, बड़ा कॉमन सा है, खैर। हम्म लेकिन ये कि वो जो बिल्कुल फैक्चुअल चीज होती है ना, हम्म कि बिल्कुल कॉर्पोरियल वर्ल्ड से रिलेटेड हमारी जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसी में रहते हुए हम उसको समझाएं चीजें, तो ये मैं समझता हूँ ये बच्चों की मतलब उनकी जहनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो दौर, जो कि कॉर्पोरेट, तुमने क्या वर्ड लिया था अभी, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरियल मतलब जिन चीजों को आप टच कर कॉर्पोरियल, सकें। ये वाला जो निज़ाम हमारी पूरी ज़िंदगी में सवार है, वो जो वो जो स्टाइल है ना, या वो जो बेंचमार्क सेट करता है हमने, या वो जो स्टाइल प्रपोज करता है, वही स्टाइल हमने अपनी लाइफ में अप्लाई या राइज किया हुआ है, और हम उसी नज़र से अपनी ज़िंदगी को भी देखते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना कॉर्पोरेट टच ले आते हैं, जो कि जिसमें ये इमेजिनेटिव अप्रोच और बच्चों का फैंटेसी वर्ल्ड अपनी क्रिएट करना और उससे रियलिटी को कनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, या उसके लिए वो वो नहीं है, मतलब उसको वो वैल्यू नहीं देते। हम्म। मुझे ऐसा लगता है, और जब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वैल्यू नहीं देती, तो पूरी दुनिया और हमारी जो मीनिंग ऑफ लाइफ है वो भी कॉर्पोरेट मेंटालिटी वाली बन चुकी है, क्योंकि उसका जोर बहुत है। तो जब हम उससे उसको तोलते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये तो इलॉजिकल इलॉजिकल है, और क्योंकि ये लॉजिक इसकी, आपने दूसरी अपना ली ना। हाँ, और इसमें कोई मीनिंग नहीं है। इसकी मीनिंग अपनी होगी हमें, क्योंकि हम उस स्टाइल को ना मतलब ना जीते हैं, ना ही उसके बारे में जानते हैं। हम जिस स्टाइल के बारे में जानते हैं और जीते हैं, उसमें ये मीनिंगलेस है। और तभी हमें इसको, तभी आज के मॉडर्न उसमें इस वाले परियों वाले कॉन्सेप्ट को ना, वो बोला जाता है कि यार ये एक वो बात है, मतलब मजाक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। झूठी बात है ये। झूठी बात है, और अब वो एक वो बन गया है, ह्यूमरस वो बन गया है कि मतलब अब इसको पता नहीं है कि परियां लाई थी, मतलब इस बच्चे को अगर बताना हो कि वो कितना अडल्ट हो गया है, तो ये बेंचमार्क बन गया कि इसको पता है परियां लाई थी कि नहीं लाई, मतलब वो ये मजाक के तौर पे वो हो गया है। खैर, लेकिन ये बहुत, मतलब देखो ना, इस तरह का जो इंसान बन जाएगा ना, उसके लिए खुदा को मानना आसान होगा, या फिर उस इंसान के लिए आसान होगा जिसकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मतलब जिस पहले जो आज से 100 साल, 125 साल पहले जो लोग होते थे, जो बिलीव करते थे कि यार मार्स पे जो है वो एलियंस रहते हैं, या कुछ बच्चे बोलते थे कि परियां होती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट गैब की कबूलियत को आसान बनाता है। बचपन से अगर या इमेजिनेशन इस तरह की हो, तो वो गैब की कबूलियत को आसान बनाती है। या बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स में रहने वाली, स्टैटिस्टिक्स वाली जिंदगी जो है वो तो खुदा को जाहिर है वो इररिलेवेंट से बना देती है। अगर एक्सेप्टेबल बना भी दे कि चलो यार हम बिलीफ के तौर पे कबूल कर लेते हैं, लेकिन फिर आपकी जिंदगी में उसका कोई अमल दखल अमली तौर पे ऐसा होता नहीं है कि यार वो है, मतलब ठीक है बिलीव करता हूँ मैं उस बात पे, लेकिन अब इधर तो ना लाओ ना उसे, और हर चीज में तो ना लाओ उसे। ये वाला एटीट्यूड आया था ना फिर हमारे अंदर। ये जो बात तुमने कही ना, ये तो बहुत सारी
खराबियों की बुनियाद बनने के काबिल है। भाई हर Imagine मजहब को, हाँ अभी अभी सिर्फ इस्लाम का मसला नहीं है, अभी हर मजहब को ही ये मसला आ गया है ना हाँ। कि मजहब इटसेल्फ को काबिल कबूल नहीं बन रहा। डिनायल ऑफ गॉड पे चले गए सब। और डिनाइल ऑफ एनीथिंग मेटाफिजिकल, हाँ मतलब जो भी फिजिकल से हटकर है हाँ। और वो एग्जिस्ट नहीं करता। हमसे ऊपर खुदा है, और अगर खुदा अगर नहीं है तो हम सबसे ऊपर है, और जाहिर। हम ही अपने आप के खुदा हैं। मतलब अब कोई नहीं है, अब हम ही हैं अपने आप को देखने वाले, तो हमें अपने ही बल पे चलना है। वो खुद पसंदी आ जाएगी इसमें। मैंने अभी ये चीज़ सोची, तुमने बात बोली ना कि जो इमेजिनेटिव अप्रोच है बच्चों से रिलेटेड, बच्चों को लेकर जो है, वो अगर आप ये चीज़ नहीं रखेंगे तो वो खुदा का तसव्वुर पैदा करने में उसको लोग बहुत मुश्किल कर देगा। मुश्किल। अगर वो एक फैंटेसी वर्ल्ड को वो नहीं बनाएगा, अपना दारोमदार नहीं रखेगा डिफरेंट चीज़ों में, तो वो ये वाले को कबूल, दिल से कबूल नहीं कर पाएगा। वो हमेशा उसको वो करना चाहेगा, टेक्निकली देखेगा कि यार इसकी क्या टेक्निक है, अच्छा यहाँ पे खुदा साबित हो रहा है, यहाँ पे फलाना चीज़ साबित हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ साबित, ये जो बात कही है ये साबित, मतलब। और आप इस तरह का एटीट्यूड देखते हैं हाँ। मुसलमानों में कि अगर ये है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है, अगर यानी ऐसा कि तो फिर वैसा क्यों नहीं है। आज के मैच्योर लोग इस पे आ रहे हैं, ऐसा यानी ही कि पिछली जनरेशन में से ये चीज़ खत्म होना शुरू हुई है। मेरी जनरेशन में हो गई थी, मेरी जनरेशन में मतलब मैं सिर्फ अपने अम्मा अब्बा की बात नहीं कर रहा, हमारी जनरेशन के जितने भी लोग हैं ना, उन लोगों को बहुत ज्यादा कहानियां नहीं सुनाई गई, बहुत ज्यादा इस तरह के। यानी हमारे पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स के जो ग्रुप है उन्होंने बच्चों की इमेजिनेशन को ऊपर इतना जोर नहीं दिया, क्योंकि स्कूल आ गए थे और स्कूल की पढ़ाई पर जोर बनता था। स्कूल की पढ़ाई पर जोर जोर दो बेटा, तो उसमें ताल्लुकात भी आपके कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो चलता है। इमेजिनेशन, ये किन ख्यालों में घूमो तुम, क्या ख्याली पुलाव बनाते रहते हो, तो अब ये पढ़ो, पढ़ाई करो ना, अपनी किताब सामने है, वो जो चीज सामने है वो देखो। तो इस तरह के तो जब यही मारने, यही इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करने के लिए तो मतलब ये भी एलिमेंट बिल्कुल हो सकता है कि इंसान इस काबिल है कि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड बनाता है और जिसमें गॉड का तस्वर वो अल्लाह ने पैदा दिया करता है। क्यों है हमें इमेजिनेशन, अब ये सोचने के सवाल है कि नहीं, हमें एक चीज मिली है और अल्लाह ताला ने बोला है कि हमने तुम्हें पैदा ही नहीं किया है सिवाय इसके कि तुम बंदगी करो हमारी। और और ये सिर्फ विदाउट सिर्फ और सिर्फ इस इमेजिनेशन काम नहीं के हो लिए सकता। पैदा किया है ना, तो जिस काम के लिए पैदा किया है उसी से लेस करके हमें भेजा होगा ना कि भाई उस काम को करने में जो जो चीजें इसको दरकार हैं वही मैं इसको फराहम करूंगा। लेकिन उसका गलत आउटलेट भी, ये गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, और ये सारी चीजें मेरी तरफ आने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, चाहे वो उसकी शहवत हो, चाहे जितनी ख्वाहिशात है ना इसकी, वो हर चीज मैं इसको अलाउ करूंगा कि ये मेरी तरफ बंदगी में काम आएंगी अगर ये लाना चाहे। तो इमेजिनेशन एक बहुत बुनियादी हमारी चीज है, मतलब इमेजिनेशन के बगैर इंसान काम नहीं कर सकता, नामुमकिन है उसके लिए। हम किसी भी चीज का नाम भी रखते हैं ना, तो वो भी हमारी हम टच नहीं कर सकते उस नाम को। मैं अगर बोलूं कुर्सी, तो मैं अगर तुमसे पूछूं कुर्सी को डिफाइन करो, लफ्ज कुर्सी, तो तुम बोलोगे यार जिस पे बैठा जाए। फिर मैं बोलूंगा हर चीज जिस पे बैठा जाए कुर्सी है। हाँ, जमीन कुर्सी है क्या? कुर्सी है, तुम कहोगे नहीं। फिर तुम कहोगे जिसके 4 पाए हो, मैं कहूंगा जिसके 3 पाए हो कुर्सी नहीं है तो 4 और 3 हो जिसके, मैं कहूँगा जिसके 2 पाए हो कुर्सी नहीं हो सकती है। अब तुम वहां पे फंसना शुरू हो जाओगे ना, जिसके टेक लगाने का ना हो तो कुर्सी नहीं होगी, फिर कुर्सी है क्या? अब तुम उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते। जो भी तुम डेफिनेशन बनाओगे, या तो वो बहुत इतनी स्ट्रिक्ट होगी कि सारी कुर्सियां उसमें नहीं समा सकती, या तो इतनी लूज होगी कि उसमें सब कुछ ही समा जाएगा, जो कुर्सी नहीं भी है। तो अब ये प्रूफ कर रहा है ना कि देयर इज समथिंग इन आवर माइंड जो उसको कुर्सी बना रहा है। हमने एक एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एक नाम दिया कुर्सी, वो हमारी इमेजिनेशन का एक हिस्सा है ना, हमारी इमेजिनेशन का एक हिस्सा है। तो ये अल्लाह ताला ने किसी वजह से हमें इमेजिनेशन दी है कि इन चीज़ों को हम स्ट्रॉन्ग बनाएं, और ये बहुत बुनियादी है। ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है कि जो मतलब नाखून जैसी है कि हाँ इसका भी एक काम है, इतनी ऐसी नहीं है। ये बहुत बुनियादी चीज़ है हमारे पूरी जहन की वर्किंग में। मतलब आइंस्टाइन ने जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आया वो ट्रेन को चलता हुआ देखकर हासिल किया ना। न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा, उसको इमेजिन किया ना कि अगर हम सेब को आगे फेंकें और आगे फेंकें और आगे फेंकें, कितनी फोर्स फेंकेंगे वो घूमता रहे।
उसने एक इमेजिनेशन लगाई ना, ये इमेजिनेशन की वजह से इमेजिनेशन की वजह से उसने सारे जो अखज़ किया साइंसी नताइज हम उसने उनके अखज़ की। इमेजिनेशन को टेक्निकलिटीज की तरह पढ़ कर और सीख कर अपनी इमेजिनेशन मार देते हैं हाँ। और वो प्रोसेस में अब खत्म हो ऐसा जाता कोई है। सेब, मतलब ऐसा कोई सेब मतलब न्यूटन के जमाने में तो नहीं होगा ना हम्म। कि यार इतनी जोर से फेंका जाए कि हाँ, लेकिन वो दुनिया इमेजिनेट। घूम ले। लेकिन उसकी इमेजिनेशन स्ट्रांग थी ना, उसने कर लिया इमेजिन। अच्छा, मैं इस चीज़ से मेरे जहन में ये बात आ रही थी, जो हमने जिस मौजू से ये बात शुरू की, ये इस पे ब्रेनस्टॉर्म करते हुए ना मेरे जहन में ये बात आई थी कि ये हमारे दीन में इसको इतना वाज़ेह क्यों नहीं किया। इन रियलिटी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। इन रियलिटी तो नहीं बोलेंगे, इन करंट टाइम्स इसकी राइट एजुकेशन जो की अप्रोच आसान नहीं है, ठीक है, बहुत पर्दे में। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी हमने जितनी भी बात की इमेजिनेशन से रिलेटेड, ये इसी को ही वैल्यू करते हुए ये चीज़ हमारे दीन में शामिल है कि आप अपना इमेजिनेटिव इंस्टिंक्ट जो है ना वो इस्तेमाल करते हुए करें, लेकिन मतलब इस चीज़ को इंटरनलाइज करें, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट बैक करें। बुनियादी और ज़रूरी बात बता दी, अब बाकी आपकी रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है। लेकिन वो रिफ्लेक्टिव प्रोसेस ठीक हो, उसके लिए आपको बंदा इंसान ठीक होना पड़ेगा। अगर कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, पेश आ रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं कि आपको इसके बारे में मालूमात गलत हैं या कम है या मुकम्मल नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि आप ठीक इंसान या तो नहीं है, या तो आपका इमेजिनेटिव प्रोसेस में मसला। करप्शन हो गई है। हाँ, वो बिल्कुल। बहुत और सारी देखो, चीज़ मेरे जहन में सॉल्व हुई है इस चक्कर में। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक तो ये कि इसी को मलूज़े खातिर रख के हिंट्स दे दी गई हैं कि अब तुम समझदार हो। हाँ हाँ मतलब हमने तुम्हें बता दिया कि भाई ये दो काम नहीं करना, हाँ बाकी जो करना करो। हाँ। अब आप समझदार हो, आप जो और करना चाहो आपस करो। में, जैसे पिछले हफ्ते हम बैठ के बात कर रहे थे कि आपस में ताल्लुक और उसका एहतराम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब वो वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक आपस में फिजिकल रिलेशन। और सिर्फ फिजिकल रिलेशन तो कह लो कि 10 चीज़ों का 10, एक रेसिपी में 10 इंग्रेडिएंट, तो एक इंग्रेडिएंट का नाम है फिजिकल रिलेशन। बाकी जो और 9 चीज़ें, वो आपका रिलेशनशिप कैसा है वो उस पर तय करता है। और वो मतलब वो उसका एक एहतराम चीज भी करना। जो है ना, वो एक चीज भी जब तक उन 9 चीजों का नतीजा नहीं होगी ना, हाँ हाँ क्योंकि आपको एक क्लोजनेस की ना अपने पार्टनर के साथ एक अर्ज होती है। तो वो अर्ज की समझो कि जो दुनियावी और उसमें एक आउटलेट हमें इस तरह का दिया गया अपने स्पाउस के साथ कि हम उस अर्ज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये बाकी रिश्तों में हम ये अर्ज इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे चलो उस मौजू पर नहीं आते क्योंकि अभी इससे कनेक्ट करने में ना चीज़ें गलत हो जाती हैं। अच्छा। कि अब हमारे जहन भी उस तरह के नहीं रहे ना, लेकिन हर ताल्लुक से ना हमें एक कनेक्ट होने की एक बड़ी एक शिद्दत से एक अर्ज होती है। अगर हमारा ताल्लुक जेन्युइन है, उसमें एक होता है यार मैं किस तरह जो है वो इससे और करीब हो जाऊं, तो ये इससे और करीब हो जाऊं। तो उसका एक रिश्ते के लिए आउटलेट ये वाला अवेलेबल है कि इस तरह से आप क्योंकि ये एक जिबिल्ली तकाजा भी है आपका, और ये इस जिबिल्ली तकाजे को हम उसकी क्लोजनेस में खपा कर आप उससे क्लोज भी हो सकते हो, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक बहुत रोमांटिक सा एक कॉन्सेप्ट भी बन जाता है अगर इसको सिर्फ फिजिकल एक्ट के तौर पे ना देखा जाए। ये तुमने जो वर्ड इस्तेमाल किया रोमांटिक या रोमांस, मुझे ऐसा लगता है कि ये है ही इमेजिनेटिव प्रोसेस। ये कोई टेक्निकल नहीं है कि अच्छा अब ये मतलब आप स्टेप्स नहीं, ये है ही। और यार अहमद जावेद साहब ने इतनी जबरदस्त बात बोली थी कि अब हमसे कोई पूछे, अगर हमारे वालिद साहब के बारे में कोई पूछे ना वो कैसे इंसान है,
तो हम कहेंगे यार वो शायद दुनिया के सबसे अच्छे बाप हों, अगर 2-4 बाप लो तो उनके बाद मेरे ख्याल से हमारे अब्बा ही आएंगे। सबको यही हाँ, लगेगा। सबको यही लगेगा। तो ये एमजाद साहब कहते हैं कि इस तरह की जो ऐन मुमकिन है खिलाफ वाकया बात हो, लेकिन ये आपके लिए झूठ नहीं है, आपके लिए झूठ नहीं। आपके लिए झूठ नहीं है, भले खिलाफ वाकया है और आप ये जानते हो ये खिलाफ वाकया है, आप ये जानते हुए नहीं कह रहे कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप ये जानते हो, मतलब आप इससे बिल्कुल अनजान नहीं हो, आपको एक बैक ऑफ द माइंड ये बात आपको पता है कि ये बात मतलब मैं अपने बाप को बोलूँ यार दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं वो चेस के मिसाल के तौर पे, तो अब आपको ये बात पता होगी कि ये ऐन मुमकिन है ये बात खिलाफ वाकया हो, गलत हो, मतलब लेकिन ये मेरे लिए झूठ नहीं है कि मेरा सच है। नहीं, मैं अपने भक्त को इतना अच्छा समझता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। अब जैसे अहमद साहब कहते हैं इब्ने तैमिया रहीमहुल्लाह के बारे में उसी जमाने के किसी आलिम ने बोला कि वो हदीस ही नहीं जो इब्ने तैमिया के पास से ना गुजरी हो, जिसको इब्ने तैमिया ने ना देखा हो। अब ये जाहिर है कि खिलाफ वाकया बात होगी कि इब्ने तैमिया की नज़र में तमाम अहादीस तो नहीं होगी, लेकिन वो उनका मर्तबा बताने के लिए एक बात कह रहे हैं, और ये उनके लिए वो जानते हुए कि खिलाफ वाकया है लेकिन ये झूठ नहीं है। तो मुजाहिद साहब कहते हैं इन चीज़ों को हम अहमियत क्यों नहीं देते। मैं अपनी बीवी को बोल रहा हूँ कि यार ये दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, मेरे लिए है ना, मेरे लिए है, खत्म बात, होगी खिलाफ वाकया बात, मुझे क्या लेना देना इससे। आप जिस भी मैट्रिक से सर्च करोगे उसको जांचोगे, जरूरी नहीं तो उसमें हो सकता है कि पूरी ना उतरे, लेकिन मेरे लिए वो पूरी उतरती है उस मैट्रिक पर जिस मैट्रिक से मैं उसे देख रहा हूँ, वो मेरे लिए बिल्कुल सच है ये बात। यानी बहुत सारों के लिए सबके अपने अपने सच हैं, मतलब ये सबके अपने अपने सच खिलाफ वाकया होता हुआ जानते हुए। यार ये खुद भी जानता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि वो जैसे पोस्ट मॉडर्न वो नहीं है कि सबका अपना अपना सच है, ट्रूथ इज रेलेवेंट और ये सब रेलेवेंट है, सबका अपना अपना मजहब है, हर कोई अपना सच समझता है तो ठीक है। ये वो नहीं है, मतलब तुम उतना समझो सही है, तुम नहीं इसको खूबसूरत समझते ठीक है, नहीं होगी ये खूबसूरत लेकिन मेरे लिए खूबसूरत है, ऐसा नहीं मुझे गुस्सा आएगा दूसरा बोलेगा तुम्हारी बीवी खूबसूरत नहीं है, तो क्योंकि मेरे लिए वो वाकई सच के तौर पे मैं उसे मान रहा हूँ कि वो खूबसूरत है। तो ये इन चीजों को अगर हम बिल्कुल हर चीज में फैक्चुअल होता जाए ना इंसान, अच्छा, और तो कितना बोरिंग हो जाता है। ये जो एडल्ट कंटेंट है और पोर्नोग्राफी है, ये उस इमेजिनेटिव प्रोसेस को मार देता है, और इंसान बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है, और इसमें जो टेक्निकल भी और वल्गर हो जाता है क्योंकि वो जानवरों की सतह पर इमोशनल इंस्टिंक्ट को हटाना पड़ता है ना आपको टेक्निकल है। अब वो एक सिर्फ एक्ट है, कुछ जानवरों जैसा एक्ट है, जैसे कुत्ते बिल्ली वगैरह वाला एक्ट बन जाता है। वो आपकी एक बायोलॉजिकल नीड हो जाती है, इमोशनल नीड नहीं रहती। और अगर आपको इसकी आदत पड़ जाए कि सिर्फ बायोलॉजिकली आप नीड पूरी करते रहें, तो आप तो एक वक्त में आके एम्प्टीनेस तजुर्बा करेंगे लाइफ के एक स्टेज में आके। और ये भी देखें, मतलब कोई भी मतलब ये वो एक्ट भी ना अपनी बीवी के साथ भी अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको क्लोजनेस की वो सेटिस्फेक्शन नहीं देता जो आप चाहते हो उसके साथ। वो सेटिस्फेक्शन सिर्फ आपको तब मिलती है जब आप अपना कुछ वाकई में कुछ कुर्बान करते हो और उससे बताए बगैर कुर्बान करते हो और उससे उसको खुशी मिलती है। अब आप सोचेंगे ये इस एक्ट में कुछ भी क्लोजनेस नहीं है, कोई फिजिकल क्लोजनेस नहीं है, लेकिन जितना क्लोज आप उससे जो एक होना महसूस उसके साथ करते हो ना, वो उस एक्ट में भी नहीं करते। वो एक्ट इसके लिए बनाए ही नहीं। अब ये आप सोचें, ये जैसे अब इसी को आप थोड़ा सा ऊपर दर्जे में और तकद्दुस के दर्जे में लेकर जाए ना, तो हमें यही क्लोजनेस के हर अपने महबूब से होती है ना। जो भी हमें बंदा महबूब है, हम उसके लिए अपने आप को निछावर करना चाहते हैं, किस तरह मैं अपने आप को कुछ मिटाऊं और मेरा हिस्सा कुछ इसको मिल जाए, और वो इस पर जताया भी ना जाए कि मैंने तुम्हें दिया है, तब मुझे सेटिस्फेक्शन सही वाली मिलेगी, वरना मुझे वो सेटिस्फेक्शन, मुझे वो क्लोजनेस ही मिलेगी जो मैं चाहता हूँ मुझे मिले। हमारी इमेजिनेशन होती है कि शायद बीवी के साथ वो उस एक्ट में मिल जाएगी,
लेकिन जिसने भी वो एक्ट किया हुआ है उसको मालूम है कि मुझे वो सेटिस्फेक्शन जितना मैं या- मोहब्बत करता हूँ उसका इजहार मैं नहीं कर पाया, हाँ, ये अपने जहन में क्योंकि वो वो एक्ट रखा हुआ है। जाहिर है वो आपके कुछ तकाजों को पूरा करने के लिए है जो उसमें काम आ जाते हैं, लेकिन हाँ, वो मतलब वो कहीं वो तीसरे चौथे दर्जे में है, हम्म, पहले दर्जे में कुछ और चीजें। पहले दर्जे में कुछ और, बल्कि अल्टीमेट दर्जे पर कुछ और चीजें हैं। हम्म। ये बिल्कुल समझो कि एक दर्जा है। सर सलमान एक बात कहते हैं ना कि खुशी और इंजॉयमेंट में क्या फ़र्क है। मतलब मैंने उनसे एक अखज़ किया है उनकी बात का, कि तुम आइसक्रीम खाओगे वो तुम्हें इंजॉयमेंट देगी, वो लस्ट है, ठीक है आइसक्रीम, ठीक है आइसक्रीम खिलाओगे खिलाओगे। वो तुम्हें खुशी देगी बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही है। आइसक्रीम खाओगे तो मज़ा आएगा, हाँ, आइसक्रीम खिलाओगे तो तो खुशी खुशी मिलेगी, मिलेगी ये चीज है। इसीलिए ना जब भी आपको किसी से मोहब्बत का दावा भी हो ना, हाँ तो उस दावे पर एतबार नहीं करना जब तक आप कुछ उसके लिए कुर्बान ना करो, हाँ, बहुत सही। वरना वो दावा आपके खुद के लिए काबिल एतबार नहीं होगा, क्योंकि आप उसको जबानी तौर पे तो कह रहे हो कि आपका दिल नहीं मान रहा होगा। अच्छा, और ये जो एक्ट है आपस में, ये इंटीमेसी कपल्स की, उसमें मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है उसमें जो मर्द हजरात यानी जो हस्बैंड हजरात हैं वो अपने उस मेंटल स्टेट में होते हैं कि भाई मैं सुपीरियर हूँ, और उसको दीन के सहारे से बता रहे होते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ और मैं जो करूँगा वो ही जो है उसको करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे ताबे है, मेरा हक बनता है। तो उसमें कुर्बानी वाला फैक्टर जो है वो जो कितना अहम था। बस यार बेचारा बॉस से सुन सुना के आया है, वो उसने वो जो कहता था ये करता था, तो वो घर में आके कहता है वो आप वो चलो भी कहीं बॉस, तो मैं बॉस बन सकता हूँ। हाँ यहाँ तो बॉस बन भाई ताकत जो होती है ना वो बहुत बुरी चीज होती है। वो जैसे कहते हैं ना पावर करप्ट्स, हाँ हाँ, वो वाली चीज है। और वो क्या कर सकते हैं, ये सभी घरों में आजकल पाई जा रही है। मतलब आप अपनी बीवी को मतलब कम से कम अपने जितना तो समझो ना यार। अपने जितना वो तो कम है ना, नीचे है वो वो तो हाँ, मतलब हर दर्जे में नीचे, यानी हर जगह नीचे मतलब इस तरह समझना है इंसान भी नहीं है वो, दूसरे दर्जे की कोई स्पीशी यार क्या। मतलब एक होता है ना कि चलो अब ये चीजें गुस्से में निकल आती हैं, मेरे भी निकल आती हैं, और ये बड़ी मुझे इस पर वो होती है कि यार जब कभी बहुत ज्यादा हो जाए ना तो आप डोमिनेट होते हो, क्योंकि वो पावर होती है ना आपके पास, तो आपको आप इजहार करते हो, दूसरा अच्छा भी है सामने वाला, लिहाज भी रखता है आपका, आपकी इज्जत भी करता है और अपनी पावर को कम मान भी लेता है। तो उसका आपको एक धौंस एक मिल जाता है कि यार मैं उस पर हाँ हाँ हाँ, बिठाऊं अपनी पावर की। लेकिन कम से कम इतना तो करो ना यार कि जब आप नॉर्मल हो ना, जब आपको बहुत झगड़े नहीं हो रहे वगैरह नहीं हो रहा, नॉर्मल हालात में तो कम से कम उसका अपना इक्वल समझो। उसको ये ना समझो कि यार वो कोई मेरी खादिम है या मेरी गुलाम है, या मैं कोई इसका कोई करता धरता हूँ जिसके आगे ये बिल्कुल दो जानू होके बैठेगी। और अदब, वो अपनी अदब से मतलब मेरे घर में मेरी बेगम बच्चों को अलाउ नहीं करती कि वो मेरे सामने मेरी तरफ पाँव करके बैठे। सही है, मेरी बेगम अलाउ नहीं करती, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसा मस्त रहता हूँ जैसे, कोई मसला नहीं, हाँ हाँ ओपन हो, बिल्कुल तकरीबन दोस्त जैसा, मतलब बाप का लिहाज रखते हुए हाँ लेकिन हाँ दोस्त बन के रहता हूँ हाँ, कि यार वो मुझसे फ्रैंक रहे, मतलब मुझसे कोई वो मतलब वो अपनी शेयरिंग करते हैं। इतना गैरियत ना समझे मेरे साथ कि मुझे अपने बिल्कुल ही गैर बना दें। वो हाँ मेरे साथ मुझे अपने जैसा समझ के रहे वो। हाँ तो अब ये बैलेंस होना जरूरी है कि यार आप वो डिमांड नहीं कर रहे कि मेरे सामने ऐसे बैठो। मतलब अगर मेरी बेगम कहती है ना कि पाँव नहीं करते बाबा के सामने, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, खैर ये बैलेंस होना जरूरी है कि वो अपना कहती रहे अपने बच्चों में तरबियत डालने के लिए, और फिर मैं उसको ओके भी करता रहूँ कभी कभी। तो बच्चों के जहन में एक बड़ा अच्छा बैलेंस बन जाता है कि
मतलब अगर इज्जत मतलब दूसरा अगर इज्जत दिलवा दे रहे हैं ना आपको, तो वो अच्छी बात है, लेकिन खुद इज्जत मांगने वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अब इस तरह का है तो ठीक है। मेरी बेगम जो है अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रैंक रहती है, लेकिन अगर मेरे सामने अगर कोई बच्चे उनके साथ इस तरह की हरकत कर देंगे जो मुझे लगे कि यार ये माँ वाला दर्जे से कुछ हट कर है, तो फ़ौरन ये मेरे सामने नहीं करना बेटा कभी। अगर मम्मा आपको इजाज़त देती हैं ठीक है, मेरे सामने नहीं आप करेंगे इस तरह से। समझ जाते हैं कि यार अच्छा, ये मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि जो बेटे हैं, लड़के हैं, वो उनका अलग तरीका होता है मजाक करना या छेड़ना, और लड़कियों का अलग होता है। और अगर आप एक ही तरीके से दोनों को डील करते हैं तो वो होता है, मतलब नहीं करना चाहिए एक ही तरीके से। अच्छा, वो जेंडर वाली जो बात है ना, एक तो ये सेक्स का मामला, अगर हम उसको जेंडर से अलग करके अब जेंडर पे बात करें, जेंडर का मामला, अब ये बात तुम्हारी सही है कि अब ये फेस करना है क्योंकि ये आ रहा है ना ये चीज़। लेकिन अब इसमें जैसे पहले भी हमारी डिस्कशन हुई थी ना कि इसमें जहाँ कसूर जिसका है ना उसको एक्नॉलेज करके उस पर काम जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ये हल इसका वो बरकरार रहेगा, मतलब अपनी जगह नहीं निकलेगा और ये मसला बरकरार रहेगा अपनी जगह। मतलब मर्दों ने भी कुछ हरकतें की हैं जिसकी वजह से फेमिनिज्म बाहर आया था, सही है। तो उसी तरह की फेमिनिज्म की अब एक एक्सटेंशन आ रही है कि यार अब जब मैं औरत होने का इनकार कर सकती हूँ तो अब फिर मर्द होने का भी इनकार कर सकते हैं, फिर हम सभी कुछ का इनकार कर दें और अपनी मर्जी से रखें अब हर चीज़। तो पहली बात तो ये कि इसमें एक एस्पेक्ट आ रहा है कि अथॉरिटी का इनकार किया जाए ना। हाँ, वो तो अगर आप बचपन से बच्चों में एक हैरारकी, सेट ऑफ हैरारकी डालेंगे कि यार ये बड़ा भाई है या ये बड़ी बहन है, तो इससे आप उस तरह से बात नहीं करेंगी जिस तरह से आप छोटी बहन से करती हैं। इससे बात का अलग तरीका होगा और यही छोटे के मामले में समझाया जाए कि छोटे होने का मतलब ये नहीं कि उससे आप बदतमीजी करेंगे, उसके साथ ज़्यादा नरमी बरती जाएगी। और इस तरह से आप अपनी बीवी के साथ किस तरह से रहते हैं वो उस बर्ताव में एक तो इंसानियत के दर्जे का फ़र्क ना हो, इंतज़ामी दर्जे का, हायरार्की का फ़र्क ज़रूर रहना चाहिए। ये ज़रूर होना चाहिए कि ये बाप है और ये माँ है, सही है। और ये इंतज़ामी उमूर में दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। यानी कि जहाँ एज मैटर करती है वहाँ रिलेशनशिप भी मैटर करता है, और जहाँ जेंडर मैटर करता है वहाँ सिर्फ जेंडर मैटर नहीं करता। और रिश्ते का दर्जा, मतलब अब देखो ना, हर तीसरा खदीजा दर्जा जेंडर का है। हर खदीजा नबी अलैहिस्सलाम से 15 साल बड़ी हैं, लेकिन उन्होंने शौहर का दर्जा उनका कभी नीचे नहीं आने दिया। तो ये शौहर का रुतबा ऊपर है, तो उस रुतबे को, उस टाइटल को उन्होंने हमेशा बरकरार रखा। अगरचे नबी अलैहिस्सलाम कभी अथॉरिटी वाले पर्सन नहीं रहे, बल्कि वो अथॉरिटेटिव औरतों को पसंद करते हैं। खदीजा अपने आप में एक कॉन्फिडेंट औरत थी, बिजनेस वुमन थी। आयशा कितनी कॉन्फिडेंट थी। तो नबी अलैहिस्सलाम इनसिक्योर आदमी नहीं थे, बहुत बड़ी कभी भी मिसाल नहीं है। थे, बहुत सिक्योर थे वो अपनी उसमें। लेकिन साथ में उनकी जितनी भी कॉन्फिडेंट बीवियां थी, उन्होंने उनके मर्तबे को नीचे नहीं आने दिया। हाँ, दबाया नहीं, हाँ, उनके अंदर फेमिनिज्म नहीं जा उसकी वजह थी ना कि नबी अलैहिस्सलाम में खुद वो अपनी पहचान बनाने की अर्ज नहीं थी ना। हाँ, वो बिल्कुल हम्बल से आदमी थे। उन्होंने भाई घर के काम करने थे, दूसरों की मदद करनी थी, यही काम करते रहते थे। घर आके अपने वो जूता भी खुद ही सी रहे हैं और अपने प्याज काट रहे हैं, तो वो घर में बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी बन के रहते थे ना, जैसे एक इंसान होता है, इंसान की तरह रहते थे वो। अब जब मर्द खुद ये अर्ज अपनी पैदा कर लिया कि यार मैं कमाता हूँ, बल्कि नहीं, मैं सिर्फ कमाता नहीं हूँ, ये मेरी जॉब जो है ना, ये मेरी एक पर्सनैलिटी का, मेरी एक पहचान का एक हिस्सा, मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा है,
मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक फला जगह पे डॉक्टर हूँ, मेरी ये पोजीशन है, मेरा ये रुतबा है, तो वो जब इस रुतबे के लिए काम करता है यार, अब मैं मेरा अगली मतलब प्रमोशन होने वाला है, मैं इस ओहदे पर आ जाऊंगा, अब मेरी इतनी सैलरी बढ़ जाएगी और लोग पता है मुझे इस तरह से मेरे इतने इतने लोग मेरे नीचे हैं, काम करते हैं। अपनी तो अब वैल्यू जब को बहुत बार इस चीज के लिए आप काम करेंगे हम्म तो आपकी बीवी सोचती है कि यार मैं अपना क्यों ना कैरियर बनाऊं फिर, क्योंकि इसको इतने सारे पर्क्स मिल रहे हैं उधर, जिस लाइफ की तरफ ये जा रहा है, जिन चीज़ों को ये एक्वायर करना चाह रहे हैं, उस वो इसकी बड़ी एक अलग पहचान बना रहे हैं, तो ये काम मैं क्यों ना करूं। हाँ, मुझे भी पहचान मुझे बनानी है मेरी अपनी। बच्चे पालने में कोई पहचान नहीं बन रही ना, कोई मुझे एक्नॉलेज नहीं कर रहा कि आगे कह रहा है कि बड़ी अच्छी मदर है ये, बड़ी ये वो है, देखो कितनी बल्कि शिकायत ही चल रहा होता मामला हर शिकायत ही तरफ, चल रहा है। और घर वो में एक भी और बिल्कुल शौहर में भी, शौहर उसको से एक भी। मंडेन की तरह ट्रीट किया जा रहा है ना, जैसे हर बच्चे, सभी बच्चे पालते हैं, तुम पाल के कोई कमाल थोड़ी कर रही हो, ये आके वो ये बोलता है। हाँ। लेकिन सब डॉक्टर नहीं होते बेटा, मैं खास डॉक्टर हूँ, मैं इस हॉस्पिटल में काम करता हूँ, या मैं ऐसा इंजीनियर हूँ, मैं इस कंपनी में लगा हुआ हूँ या ये मैं बिजनेस मल्टीनेशनल। कर रहा हूँ तो ये हाँ मेरा बिजनेस करना तुम मेरी लोग मुझे अचीवमेंट हमेशा इस तंग ही तरह। करते रहते हो, मुझे इतने सारे काम होते हैं, दिन भर जाके मैं ये काम करता हूँ, मुझे मैं घर पे आके ये देखना पड़ता है, ये चिक चिक पिक पिक, हाँ तुम संभाल नहीं सकती। तुमसे इतना नहीं होता, मैं पूरी दुनिया को झेल के आता हूँ। हाँ तो अब वो कहती है यार फिर मैं भी झेलूं ना दुनिया को, मैं भी अपनी पहचान बनाऊं, हाँ। वो इतनी इज्जत मुझे भी अगर भरम मिलती मारने है, हैं ऐसे। हाँ इतनी अगर इज्जत मिलती है अपनी बाहर काम काज करने से, मैं भी निकलूं फिर काम करूं। हाँ तो यार पैदा हुई कि मर्दों ने गलती की ना, हाँ कि वो गलत नजरिए से बाहर कमाने निकले। भैया हम्म कमाने निकलो अपने घर वालों की नीड पूरी करने के लिए, वो आपके आपकी जिम्मेदारी है, हाँ। अपनी और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए निकलो आप बाहर। हम्म, आप इसलिए नहीं निकले कि आपने अपनी कोई पहचान बनानी है। और इस बात का एहसास अगर आप दिला दो ना अपनी बीवी को, तो वो कभी मुतालबा नहीं करेगी। और एहसास कैसे दिलाया जाएगा भाई, कि बीवी को इस बात का यकीन हो जाए आपको देख कर के यार इस बंदे ने के पास जितना आ रहा है ना, अगर, और ये पहली बात तो ये कमाता उतना है कि जितने में ये जिम्मेदारी पूरी कर सके, अच्छे दर्जे पर, ऐसे दर्जे पर ये जिम्मेदारी पूरी कर सके, ये उतनी ही मेहनत करता है। अब इसमें कभी इसके पास ज्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर अगर इसको ये जिम्मेदारी पूरी करने लायक पैसा बैठे बैठा मिल जाता, तो इसको हमने हमें छोड़ के जाने की कोई तलब नहीं है। ये चाहता है कि हमारे साथ ये रहे, फीलिंग आए, ये फीलिंग उसे मिले, और ये बड़ी मतलब बिल्कुल एहसासाती दर्जे पर उसको ये महसूस होना कि यार ये वाकई में नहीं जाना चाहता, ये जाता है और खुशी से जाता है, जिम्मेदारी पूरी करने की नियत से। कह रहा है मैं जाऊंगा, काम समझ के जाता है। हाँ काम समझ के जाता है, मतलब कॉन्शियसली जाता है इसको, मतलब ठीक है मैं समझ गया। हाँ मतलब अगर इसको हर जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो कि हमारे माशरे में अब नहीं समझा जाता ना। जो भी किसी ओहदे पर बैठा होता है वो समझता है कि मेरे नीचे वाले गुलाम है उसके, मैं निचोड़ूंगा उनको। लेकिन हर, जैसे इस्लाम तो ये बताता है ना, हमारे खलीफा भी होते थे, वो रातों को, उनकी जिम्मेदारी बड़ी थी ना, जिम्मेदारी तो बड़ी। वो रातों को बाहर घूम रहे थे कि यार सोना अहम नहीं है, मतलब कि कोई अगर जिम्मेदारी की, मेरे अंडर जो लोग हैं अगर वो कहीं तकलीफ में है तो मेरी पकड़ होगी भाई। तो यही चीज सोचकर मर्द जो है वो बाहर निकलता है कि यार मैं इस घर का सरबराह हूँ, तो ये सब मुझ पर डिपेंडेंट है और मुझे उस जिम्मेदारी को ऐसा अंदाज में निभाना है। मतलब अगर आपकी वो सब बात मानते हैं ना, तो आपको उसका मान रखना है कि मैं उनका कुछ पूरा कर रहा हूँ ना, ना कि उस भरम में रहना है कि देखो मेरी वो आपको रिगार्डलेस देंगे उसकी रिस्पेक्ट। लेकिन आप तो अर्न करना चाहो ना यार, वो आपको, आप ऐसी तरबियत करो उन लोगों की कि वो आपको आपके रुतबे और आपकी उम्र के हिसाब से आपको रिगार्डलेस दें वो रिस्पेक्ट। लेकिन आपको खुद तो ये ना हो ना कि बस मैं बैठूंगा यार, मुझे रिस्पेक्ट देते रहो ऐसे ही, मैं कुछ नहीं करूंगा मुझे रिस्पेक्ट दे। आप लोग खुद तो ही गर्ज होनी चाहिए ना। इंसान सीट की रिस्पेक्ट है, मतलब उस पोजीशन की रिस्पेक्ट है, तो वो उस पोजीशन में आ जाऊंगा, मिल जाएगी। आपकी अपना किरदार नहीं, किरदार ना, तो आप खुद उसकी मेहनत करते हो कि नहीं यार मैं इनकी पूरी जिम्मेदारियां, जितनी भी इनकी ज़रूरतें हैं, जायज़ ज़रूरतें और मुनासिब ज़रूरतें, वो मैं पूरी करने की अपनी एहसान अंदाज में कोशिश करूंगा। लेकिन मैं इतनी
इसमें आगे नहीं बढ़ जाऊंगा कि जिसमें इनकी जो दूसरी जिम्मेदारियों का मुझ पर जिम्मेदारियां दूसरी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। मतलब मेरी अपने बच्चों को जानने की, उनको समझने की, उनके साथ वक्त बिताने की, उनके उनकी तरबियत में हिस्सा डालने की भी अपनी जिम्मेदारी है ना। बीवी को वक्त देने की भी जिम्मेदारी है, पड़ोसियों को वक्त देने की, रिश्तेदारों को वक्त देने की मेरी जिम्मेदारी है। जिस तरह कमाना जिम्मेदारी है, ये भी हाँ, जिम्मेदारी है। मतलब उसी जिम्मेदारी पे मैं इतना अटक जाऊं कि उधर ही पड़ा रहूं पूरी क्योंकि ये जिंदगी। जिम्मेदारी किसी और विजन को जहन में रखते हुए हम ये एक्ट करते हैं, हाँ, तो इसलिए वो जिम्मेदारी हमारा होता ही नहीं है मकसद। तो वो दूसरा जहाँ पे और जिम्मेदारी वाले जो मामलात हैं उधर भी फोकस नहीं रहता, नहीं मतलब वो भी हमारा मकसद नहीं रहता। पर तो वो ये है कि वहां जाके हम अपना कैरियर बनाने में जो है वो अपना ओहदा भी बढ़ाते रहते हैं और उस ओहदे को फिर ओढ़ के भी घूमते हैं ना, अपने घर पे आके भी जताते हैं कि देखो मैं, मतलब भले उस वो टाइटल आप अपना घर पे नहीं बता रहे होते, लेकिन आपका ज़बान हाल जो है ना, वो आपके एक्शंस जो है वो बड़े वाजे कर रहे होते हैं कि आप वो टाइटल पहनकर घर पे आए हैं। कि आप दूसरों को नीचा समझ रहे हैं, दूसरों को समझ रहे हैं तुम्हें इतना भी नहीं आता यार, तुम बड़ी बेवकूफ़ हो। यानी ये जो तुम सारी बात बता रहे हो, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये बुनियाद है फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिज्म मूवमेंट वाली की बुनियाद शायद यही हो सकती है, ऐसे माहौल हो सकता है। अहमद जावेद साहब ने कहा था कि हर वो मुतालबा जिसमें इंसानी हुकूक की कहीं बात की जा रही है ना, वो उसकी कहीं ना कहीं कड़ी इस्लाम उसको एक्नॉलेज करता है, वो जुड़ेगी। अगरचे वो उस पे तजावुज़ कर जाएगी, वो अपने आप में अलग बात है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं सिरा ऐसा भी मिलेगा जो इसको इस्लाम एक्नॉलेज करेगा। सही। मतलब फेमिनिज्म ने जो अथॉरिटी का इनकार किया ना, क्योंकि हमने अथॉरिटी को अब्यूज किया था ना, हमने हुकूक मारे थे तो उन्होंने अपने हुकूक लेने के लिए आगे बढ़ी ना। वो अगर हुकूक हम मारते नहीं, उनको अपने आप में एक इंसान का दर्जा तो देते, वो महरूमियत महसूस नहीं होती। हाँ, महरूमी महसूस ना होती उन्हें, तो उनको कोई अर्ज नहीं थी। अब वो जब उस मुतालबा मांगने में जब वो आगे बढ़े, तो उन्होंने फिर उसको उसमें इतना तजावुज़ कर दिया कि मुकम्मल ही अथॉरिटी का इनकार। वो एक और फट पड़े ना। हाँ, फिर वो एक, जैसे वो कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने कालों पर तशद्दुद किया, हाँ, तो फिर जब काले पलट के आए तो सबसे ज्यादा जो क्राइम वगैरह में सब वही इन्वॉल्व हुए फिर अमेरिका में। क्योंकि वो एक फिर जाहिर है, आप किसी चीज को दबाएंगे, एक हद तक दबती है, फिर वो एकदम उछल के बाहर आती है ना। सही बात। वो रिएक्शन होता है। लेकिन ये कि अभी इसमें समझने वाली बात ये है कि फिर औरत इस चीज को बहाना ना बना लेना यार, क्योंकि मर्द देखो हमारे माशरे में ऐसा कर ही रहे हैं, तो लिहाजा फिर अगर आप अपनी फेमिनिस्ट मूवमेंट आपको चलानी भी है ना, तो आप उसके कुछ हुदूद कुयूद पहले डिसाइड कर लेना। जैसे अहमद जावेद साहब कहते हैं कि वो बोरोड ना हो। बोरोड ना हो मतलब वो अगर आप कोई तहरीक चला रहे हैं तो उसके जो नज़रियाती अवामिल हैं वो ऐसा ना हो कि बाहर से लिए गए हों, वो फिर अपने हो ना। आप उनसे बोलो कि भाई हम ये हमारा एक मुस्लिम फेमिनिज्म है, लेट्स से अगर सपोज करें मुस्लिम फेमिनिज्म अगर आप कोई बना रहे हो, तो उसमें फिर आप ये बोलोगे भाई इसमें शौहर के मर्तबे का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना हमें, ना ही अथॉरिटी का इनकार करना है। हमें ये बोलना है कि यार हमें इंसान समझो ना, हमें इतना नीचे से ना समझो। मतलब हाँ, अगर घर पे बच्चों को पाल रहे हैं तो उसको अपने बाहर जाके करियर बना रहे हो तुम, या जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो, तो हमें कम से कम उतना तो दर्जा दो कि बच्चे का संभालना कोई आसान काम है। काम संभाल के देखो ना 2 दिन, लग पता जाएगा तुम्हें कैसा है काम ये। इसको लेकिन तुमने इतना छोटा काम समझ लिया, तुम ये समझते हो कि बिल्कुल चपरासियों गटर साफ करने वाला काम है, ये मेरा नहीं है। ये जो है लेट से हमारे माशरे में, जैसे यार कितना अफसोसनाक बात है ना कि हमारे माशरे में ये काम ईसाई करेंगे। अब ये बहरहाल वो अलग मामला है, लेकिन हमने उसी तरह का मामला औरत को समझ लिया कि ये काम औरत ही करेगी। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना छोटा काम है, हमें जेब नहीं देता। भाई छोटा काम नहीं है यार, ये बच्चों की तरबियत से ज़्यादा बड़ा काम और क्या है, आप मुझे बता दें। अच्छा, तरबियत में सिर्फ तंबी और फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, मतलब उसमें जैसे अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई कि हम किस तरह से बच्चों को देख रहे होते हैं और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो मतलब ये सब शामिल है उसमें। मतलब इसके लिए पैसे नहीं चाहिए। हाँ, ये सब करने के लिए, बिल्कुल ये सब करने के लिए आपको सेशन ही चाहिए होगी। मतलब ये उसी वक्त हो सकता है जब हमारे पास
कम से कम करोड़ की तो गाड़ी हो, ये 1000 गज का बंगला होगा तो ही मैं बच्चों को ऑब्जर्व कर सकूंगा। मतलब ये हर, अगर वो बाप है वो तो ये कर सकता है। मतलब वैसे एक जायज मामला इधर ये भी है कि जो बंदा सिर्फ अपनी बेसिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए भी बाहर जा रहा है ना, तो जो हमारी सिटी लाइफ है उसने उसको एक चक्कर में तो डाला हुआ है कि उसने हमने एक अपना एक नॉर्म बना लिया है कि यार इतने पैसे तो बेयर मिनिमम है, क्योंकि वो इतने लवाजमात जो शहर के हमारे लिपटे में है ना, बच्चों को स्कूल भेजना है, इलाज मुआवजा कराना है, फिर ये टीवी का खर्चा है, इंटरनेट जो हमें करना है, मोबाइल की पेमेंट करनी है, और बिजली का बिल है, गैस का बिल है, इतनी सारी जाहिर है हमारे शहर के भी तकाजे आ जाते हैं। अब उन पे काम करना चाहिए, लेकिन चलो वो एक अलग मामला ये है। शहरी जिंदगी तो बहुत ही कामयाबी से एक ट्रैप है ना। हाँ, वो चाहे ट्रेडिशनल आदमी हो चाहे मॉडर्न आदमी हो, अगर वो शहरी जिंदगी में बसर होना चाह रहा है ना, एक तो वो ट्रेडिशनल नहीं रहा फिर अगर, और वो बसर उसको वहाँ होने के लिए बहुत सारे जो ग्लोबलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अपनाना पड़ेगा, उसके जीना पड़ेगा। और वो उसके साथ जीने के लिए उसको बहुत सारे प्रेशर वो लेगा, क्योंकि वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड है उस लाइफ का, उसको मीट करने के लिए। मतलब शहरी ज़िंदगी क्या है? शहरी ज़िंदगी पढ़ी लिखी है, शहरी ज़िंदगी तरक्की याफ्ता है, शहरी ज़िंदगी आपका स्टैंडर्ड ग्रूम्ड है, शहरी ज़िंदगी आपका अच्छी आइडेंटिटी है। तो ये सब को हासिल करना ऐसा लगता है कि मतलब मुझे सेटिस्फाई करेगा। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें पिछली चीज़ें अपनी नहीं पता, हम भूल गए, ना ही हम उसको जानना चाहते हैं, क्योंकि करिकुलम ने हिस्ट्री को इतना ज़्यादा एक गाली बना दी है। और कि भाई हिस्ट्री नहीं पढ़ना, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है किसी भी पूछ लो बच्चे से, हिस्ट्री पढ़ाते क्यों? मतलब ऐसे सवाल मैंने सुने हैं, मुझसे पूछे जो मेरी स्कूल गोइंग टीनेजर से बात है। और अगर पढ़ भी ले कोई, तो हिस्ट्री का एक लीनियर जो पैसेज है ना, उसमें जितना पीछे जाओ उतना बुरा है, जितना आगे जाओ उतना अच्छा है। हाँ हाँ ये तो है। मतलब पहले के लोग जाहिल, हाँ, पहले के लोग जितना पीछे अनपढ़ जाओगे थे, थोड़ा जाहिल और गलतियां जाहिल और करते थे। जाहिल, जाहिल जड़ जाहिल बिल्कुल डार्क एज, हाँ, स्टोन केवमैन, एज, हाँ। स्टोन एज। लेकिन उन्हीं ने जो जो चीजें बनाई हैं वो आज तक हैरान कौन है कि भाई वो क्यों ज्योमेट्रिकली नहीं ना, इतनी। उसके लिए तो एलियंस आए थे क्योंकि वो हम बिलीव नहीं करेंगे उन लोगों ने बनाया है, हाँ। एलियंस ही आए होंगे ये वो लोग नहीं बना सकते। वो लोग तो पत्थर से आग जलाने वाले लोग थे, इतना बड़ा वो पत्थर लोग कैसे मतलब इजिप्शियन जो थे इस तरह से कर रहे थे वो एलियंस आए, उन्होंने बना के चले गए यार, यार तुम लोग ये ले लो अच्छा ये तो आती रहेंगी बीच में। मेरे जहन में एक और एक बात है जो कि वो अप्रोच जिसमें स्कूल भेजा जाता है बच्चों को, ठीक है, ये एक बेसिक लेवल में बुनियादी मतलब बेस इसमें जो है ये कहेंगे बुनियादी लेवल पे इसमें मसले मसाइल हैं। स्कूल इस ज़माने में जो स्कूल का मतलब है और जिस मतलब से वो भेजा जा रहा है उसमें बुनियादी मसले मसाइल हैं, और उसमें जाने के बाद जो आपको उसके सरकमस्टेंसेस फेस करने हैं वो उस बुनियादी खराबी की वजह से हैं। आप उसको जितना भी ठीक करेंगे वो कहीं और से कुछ और निकल आएगा। तो इसी तरह की एक चीज़ मेरे जहन में कुछ अरसे पहले आई, जो कि मुझे ऐसा, खैर इसके बारे में मैं क्या ओपिनियन रखता हूँ मैं बाद में बताऊँगा। एक सवाल रेस करता हूँ जो मेरे जहन में कि जिस किस्म की एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन हम अपने लड़कों को दे रहे होते हैं, वही उसी में लड़कियां भी होती हैं। ठीक है, लड़कियां भी उसी ही स्टाइल को, ट्रेंड को फॉलो कर रही होती हैं, और लड़के भी फॉलो कर रहे होते हैं, उसी से ही गुजर रहे होते हैं।
चाहे इनिशियल लेवल हो चाहे वो हायर लेवल। लेकिन हमारी सोसाइटी में 70% कह लें रफली, अगर वो कह मैंने कोई इसमें वो नहीं किया, सर्वे नहीं किया कि 70% है, लेकिन हाँ एक वेग ऑब्जर्वेशन 70% के करीब ऐसे घराने हैं जिसमें वो जो हायर एजुकेशन का जो लेवल है उसमें लड़का लड़की साथ तो हैं, लेकिन 70% ऑफ द घराना वो जो लड़की है वो उस हायर एजुकेशन के बाद उसकी लाइफ डिफरेंट होगी जो लड़के की होगी। तो उस हायर एजुकेशन तक जितने भी साल लगे या उस पॉइंट तक पहुंचने तक उस लड़की को हमने ऐसे टाइम ज़ाय करने वाले सफ़र में क्यों डाला, ये जानते हुए कि 70% ऑफ द घराना ये जानते हुए कि ये तो आगे जाके ये करना है, इसकी शादी होगी, ससुराल संभालेगी, बच्चे संभालेगी, उसके जुमले यही होते हैं। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा वाज़े तौर पे मैं यानी कि नाम ले लेके बोलूँ कि ओ लेवल्स, ए लेवल्स, यूनिवर्सिटी, फलाना ग्रेजुएशन, फलाना मास्टर्स, वो लड़के की शादी कर रहा है। लड़के का कि अंडरस्टैंडेबल है कि वो कल को जाएगा, उसको उससे जॉब सीख करनी है, समझ में आता है, उसको फलाना यानी अपनी प्रोफेशनलिज्म उसको वहाँ दिखाना है, वही समझ में आता है, ठीक। लड़की को शादी करनी, लड़की का कोई से ताल्लुक़ नहीं, तो वो उसके क्यों अपना टाइम वक्त खपा रही है, इसमें अपने आप को खपा रही है, उसके पीछे रियलिटी मतलब क्या ये करना सही है? भाई ये ऐसा है कि आपने जो है वो 20 साल लगाए कि यार एक बहुत ही बेहतरीन तलवार बनानी है दोनों ने, सही, बहुत ही बेहतरीन तलवार बनानी, तेज तर्रार और एकदम बिल्कुल कटिंग एज। और मर्द से बोले तब तलवार तैयार होगी, मर्द से बोला जाओ जंग लड़ने जाओ, हाँ, औरत से बोला जाओ आटा गूंदो, हाँ, या तो जाओ फ्रेम करके लटका दो। फ्रेम करके लटका दो। इसका क्या करूं, फ्रेम करके वहां रख दो ना, टंगा दो वहां पे। फिर वो बोलेगी मेरे पास तीसरी तलवार है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। अब यहाँ नहीं ये कि अब वो ये तलवार के साथ एक पावर महसूस कर रही है। हाँ, अब उस पावर के साथ अब जब उसे वो आटा गूंदना पड़ेगा तो वो समझ रही है कि यार ये तो बड़ी महरूमी की बात है। हाँ, सही है। तो लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। हाँ, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उनका पढ़ाई के खिलाफ बात कर रहे हैं। भाई जब तक पढ़ाई के मकासद तय नहीं होंगे, पढ़ाई जब तक तालीम के मकासद तय नहीं होंगे, तय नहीं होंगे, जब तक तालीम के मकासद तय नहीं हो जाते, तालीम कभी भी आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। आप पढ़ा किस लिए रहे हो, पहले ये तय कर लो ना। आपने जॉब के लिए पढ़ा रहे हो या ग्रेड्स के लिए पढ़ा रहे हो, मतलब ये तो जो बंदा नौकरी के लिए पढ़ भी रहा है ना, उसको भी नहीं पता वो किस लिए पढ़ रहा है। हाँ, ये तो है। लेकिन पॉपुलर जो रीज़न है जो घराने का, वो तो 70% घराना है, बाकी जो 30% है रफली, वो तो ठीक है जॉब करवाना है, और उसका अपनी भी रीज़न बन जाती है स्टूडेंट की। जो 70% घराना है ना, उसका जो रीज़न है शऊर की। शऊर क्या होता है? शऊर को डिफाइन करो। शऊर को पहले डिफाइन करो, और फिर आप शऊर को गेज कैसे कर रहे हैं, हाँ, या गेज करने वाली चीज़ है या नहीं है। सही। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्वांटिफाइबल नहीं होती ना, जिनको आप नंबरिंग नहीं कर सकते। जिसकी मैं अपने नमाज में खुशू कितना है, मैं इसकी नंबरिंग कैसे करूंगा। मतलब मैं तो कर भी लूं, दूसरा कैसे करेगा मेरी नंबरिंग। जिसकी 2 पॉइंट असेसमेंट कैसी होगी, 2 पॉइंट समथिंग जीपीए आई है, उसको कम शऊर है। हाँ। जिसकी 3.5 से ऊपर आई है, 4 के करीब आई है, या स्कॉलर गोल्ड मेडल, उसको ज्यादा शऊर है भाई। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों बराबर। मेरे इंटर में 53% आए हैं। मैं तो बिल्कुल बेशऊर जाहिल जट आदमी हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। एक शो आता है जियो में, हंसना मन है, उसमें वसीम अकरम साहब आए थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ का एक किस्सा शेयर किया कि मेरी अम्मी, जो पीटीएम वगैरह होती है ना, पेरेंट टीचर मीटिंग, या ट्यूशन जो होम ट्यूशन होती है, कोई टीचर था सामने और उसको मेरी अम्मी शिकायत करते हुए बोल रही थी, आप मेरे सामने इसको मारें।
मतलब वो बता रहा था कि मेरी अम्मी ने ये बोला कि इसको मारा करें, मेरे सामने भी मारे उसको। तो वो हैरान होता, मतलब आपकी अम्मी ने अपने सामने टीचर से पिटवाया आपको? हाँ। और ये क्योंकि मतलब मजाहिया शो है तो ठीक है, सब हंसी में उड़ा दिया। लेकिन मैंने ये सोचा कि वो शख्स जो कि पढ़ाई में जो एक स्टैंडर्ड है उसमें नहीं उतर रहा था, तभी उसकी अम्मा ने अपने सामने भी पिटवाया। और वो शख्स है दुनिया की नज़र में वो शख्स बना जो पूरी दुनिया उसको जानती है, वसीम अकरम को। तो अगर सिर्फ यही भी बात ली जाए, जो कि इससे और बढ़ता है असलियत हकीकत जो मकासद है तालीम की, लेकिन अगर सिर्फ ये छोटी सी बात ली जाए कि वो जो उसका जो एक्ट था उसने ये डिफाइन नहीं किया कि वो आगे क्या करेगा। उसकी अम्मा को तो लगता था नाकारा, मेरे सामने भी पीटो भाई, ये तो बिल्कुल ही, लेकिन वो जो करना था वो करिए। भाई जो करना था कर गया। पहले तो उसमें तो हम पहले तो ये देखेंगे कि क्या इसका उससे कोई कोरिलेशन है, और अगर कोरिलेशन है कि वो, तो क्या कोरिलेशन है, ये अच्छा क्रिकेटर बना उससे? हाँ। क्योंकि वसीम अकरम क्यों अच्छा है, आपको क्यों पसंद है? मतलब उसकी पर्सनैलिटी पसंद है, उसे क्रिकेट पसंद है, वो मशहूर हुआ अपनी क्रिकेट के लिए ना। मतलब बाकी बंदे में तो मुझे, पहले तो हम ये देख लेंगे बाकी बंदे में मसाइल हैं कि नहीं, उसमें जो है वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है या नहीं। मतलब जितने भी पैथोलॉजिकल बिहेवियर्स आप कह सकते हैं, उसमें से कुछ उसमें पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। तो पहले तो ये देख लें, फिर आप डिसाइड करना कि उसका कोरिलेशन इस चीज से तो नहीं है कहीं कि वो अपनी पॉजिटिविटी सीख करता है, अपने पॉजिटिव रिएक्शन सीख करता है, वो तो नहीं आ गया इस वजह से कि क्योंकि वो पहले वो रुसवा हुआ है बेचारा सबके सामने। कितना छुपा हुआ और कितना अहम साइड है। अभी यानी कि सलमान की एक बात है ना कि वो लड़का जो अपना नफसियाती तौर पे और जज्बाती तौर पे ठीक था, लेकिन उसके मैथ्स में मार्क्स कम आए और उसकी वजह से उसको जो रुसवाई झेलनी पड़ी हर जगह से, अब वो नफसियाती तौर और जज्बाती तौर पे भी कमज़ोर हो गया। पहले वो सिर्फ मैथ्स पे कमज़ोर था और वो नफसियाती और जज्बाती तौर पे भी कमज़ोर यार और ये हमारे एक एपिडेमिक की तरह हर घर में फैली हुई है ये चीज बाबा। हर बच्चा जो है ना किसी किसी नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला है, क्योंकि वो उस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर पाया जो आपने एक अच्छा इंसान होने का सेट कर बिला लिया था। किसी वजह बिला किसी दलील आपने बना लिया है। तो उसकी ना आपको वही से कोई दलील मिली है, ना आपको कारोबारी इदारे से कोई दलील मिली है, ना कहीं से कोई दलील। मतलब कामयाबी की जितनी दुनिया में डेफिनेशंस हैं उसमें कहीं भी इस बात की दलील नहीं है कि वो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरना चाहिए। सही बात, आपने डाल दिया उसको वहां हम पे। एक हिप्नोटाइज में है और उसको सही हकीकत बात मान है, के जिए। हिप्नोटिज्म है ये। और एक अजीब सी मतलब एक स्टेटस को से चिमटे रहने की एक ऐसी अर्ज है भाई, ये कोई सवाल भी नहीं कर रहा कि भाई ये सब सिस्टम सही है या नहीं है। अब जैसे उस अभी हम बात कर रहे थे ना कि शहरी जिंदगी, अब ठीक है आपको शहर ने इतना कंज्यूम किया हुआ है, लेकिन कम से कम आपको कुछ बुरा तो लगना चाहिए। मतलब मैं अगर बैठा हूँ, मैं और मेरा, शहर में ट्रैफिक बुरा लगता है, सड़कें टूटी हुई बुरी लगती है। हाँ सुनो, अब मेरे बच्चे के बीच में कोई मैं अपने बच्चे के साथ बैठा हूँ, बीच में बहुत सारा जो है वो कागजात आ जाए, कागजात। कागजों का एक हाँ पलंदड़ा आ जाए पूरा। हाँ हाँ। और मैं अपने बच्चे से बात कर रहा था, अब वो हाँ। बीच में आ गया, मुझे बुरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बुरा लगना चाहिए। मैं बैठा हुआ था, बीच में गाड़ी आ गई, बुरी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? तो जब ये सब चीज़ें हमारे अपने रिश्तों के बीच में अमली तौर पे आ रही हैं सामने, मतलब वो जॉब मेरे सामने आ रही है जिसको मैं इतनी देर तक बैठा, वो बॉस मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा, मैं बच्चे से बात कर रहा हूँ, तो मुझे बुरा लगे भाई छोड़ दो ना मुझे यार। मतलब इतने सारे मोबाइल सामने आ जाएं वो बुरे लगेंगे, लेकिन जब वो मोबाइल पे आप एक लेके बैठे हो तो बच्चा सामने आता है, आप उसको हटाए तो आपको वो क्यों नहीं बुरा लग रहा? जब मैं अपने बच्चों को क्यों बोलता हूँ कि यार अभी जाओ मैं काम कर रहा हूँ, हालांकि कोई काम नहीं कर रहे आप, बुरा तो लगे ना। मतलब ये तो स्टार्ट यहाँ से होगा ना कि आपको बुरा तो लगना शुरू हो, चीजें बुरी क्यों नहीं लग रही, सवाल ये है।
कि आपको ये बुरा क्यों नहीं लग रहा कि यार मेरा बॉस मुझे ओवर टाइम करने के लिए कहता रहता है और मैं कर लेता हूँ क्योंकि पैसे ज्यादा आ रहे हैं। मतलब पैसों का भी अगर मैं पलंदड़ा रख दूं ना, तब भी वो आपको ये होगा कि यार ये पैसे मुझे उससे बात करने के लिए तो काम आए तो सही है, लेकिन अगर ये पैसे मेरी उससे बात करने के बीच में आ रहे हैं तो ये हिंड्रेंस तो समझ में आए ना, कि मुझे बुरा तो लगे कि यार ये मुझे बुरा क्यों नहीं। जिंदगी के मकासद तय होंगे ना, डिफाइन होंगे, तो ये आप असल अपना में मकासद तो कोई अच्छा और सोच बुरा। नहीं रहा, किसी मकसद के पे नहीं सोच रहा। हाँ। हेल्थ केयर क्या होती है कोई इस पर नहीं सोच रहा, एजुकेशन क्या होती है कोई इस पर नहीं सोच रहा, कमाया क्यों जाता है कोई इस पर नहीं सोच रहा, नौकरी क्यों करनी है कोई इस पर नहीं सोच रहा, जॉब मतलब बिजनेस क्यों करना है कोई इस पर नहीं सोच रहा, एंटरप्रेन्योर बनना क्यों बनना है आपने, वजह क्या है। ग्लोबलाइजेशन ये बताती है कि कामयाब शख्स वही है भाई जो ग्लोबलाइजेशन entrepreneur तो ये और बताती है कामयाब। कि ये चीजें हैं और ये सब चीजें हर जगह इस इनकी रसाई हो जाए, लेकिन कबूलियत तो आपके हाथ में है ना। हाँ, रसाई आप तक हो गई उस चीज की, लेकिन आप उसको कबूल अपनी जिंदगी में करते हो कि नहीं करते हो तो आपके हाथ में है। वो कबूल तो हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम भी अलाइन है ना उस विजन से। सोच नहीं रहे ना, अलाइंड किया है, हम तो ऐसा लग रहा है कि डिफॉल्ट सेटिंग हमारी उस पर हुई हुई है, कि वो फैक्ट्री सेटिंग है वो हमारी, कि वो अलाइंड है, मतलब वो हम क्योंकि उसी के हमने साथ उसी चार्जर के साथ आए हैं। उसी सेटिंग पे रहने के लिए हमने 14-15 साल 18 साल गुजारे हैं ना उसमें। भाई PhD बचपन तक से पहुंचे हैं। हमें मतलब हमारे हर एक्ट को डंडे मार मार के इधर उधर से सीधा किया गया, नहीं इधर इधर से नहीं, इधर बीच में इधर से नहीं, ऊपर नहीं नीचे, हर जगह से हमें बिल्कुल बीच में किया गया, ये बॉक्स है इसके अंदर रहना है। हाँ। अब वो बड़ा भी इसी तरह हुआ है, अब उसे पता ही नहीं हाथ खोलने कैसे हैं, हाथ खोलते हुए घबराता है, वो खोलूंगा तो कट तो नहीं जाएंगे, कोई काट तो नहीं लेगा मुझे, उछलूंगा तो मैं कहीं सर तो नहीं टकरा जाएगा ऊपर। भाई ऊपर देख तो लो सर टकराने का कुछ है कि नहीं। यहाँ कोई तलवारें रखी हैं जो काट रही हैं, तो खोल ले, देख तो लो, कम से कम क्वेश्चन तो करो ना, अपने जहन में कुछ सोच तो लो कि यार मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल से क्या हासिल करना है मैंने, ग्रेड्स, स्कूल का मकसद क्या है, ग्रेड्स है तो ग्रेड्स का मकसद क्या है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, अच्छी यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है, अच्छी नौकरी, मतलब अच्छी इससे इस नौकरी। सबसे फिर आपने नौकरी हासिल करनी थी, नौकरी कमाने के आसान तरीके थे या नहीं थे, नौकरी करने का इससे ज्यादा शॉर्टकट मौजूद था या नहीं था। हाँ, लेकिन वो तारीफ के काबिल नहीं है ना वो नौकरी। तारीफ के काबिल अगर आपने बनना है, तारीफ के काबिल और चीजें थी या नहीं थी, हैं, तभी तो आज देखो ना तारीफ के काबिल और होने टिकटॉक आ की- गया ना हाँ। लेकिन वो तारीफ है कि नहीं है। हाँ, भाई बहुत सारी चीजें डिफाइन कैसी हुई हैं ये बहुत डिपेंड करता है। कोई डेफिनेशन पे सोच ही नहीं रहा ना भाई, आम आवाम तो चलो फिर भी जो चलन है ना उस पर चल जाती है, लेकिन एक एक इंटेलेक्चुअल तबका तो हो ना जो कुछ सोचता हो, वो तबका क्यों खत्म हो गया हमारी तरफ से। मतलब सिर्फ मीडिया पर जो दो चार लोग आ रहे हैं, उसके अलावा माशरे में अब कोई नजर भी नहीं आता यार, कि कोई मतलब मैं तो अपने रिश्तेदारों में नहीं जानता कि कोई इन चीजों पे सोचता हो, ना रिश्तेदार को कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता कि यार कोई आस पड़ोस में कोई नजर आ जाए। दोस्त ऐसे हैं जो हमने शुरू से बनाए ऐसे जो, और फिर उन्हीं उन्हीं में हम लोगों ने गुफ्तगूएं की तो वो वैसे बन गए, हम सब एक जैसे हो गए। लेकिन ये कि हम भी उस कुएं का पानी पी लेते हैं ताकि हम भी पागल वो बन भी जाएं। मतलब हमारी भी कोई हमारा कोई कमाल नहीं है, एहसान है उन लोगों का जो जिन लोगों ने हमें ये सब चीजें सुझा दी, वरना हम भी उसी तरह से सही बात है। पले बड़े थे। ना शादी का मकसद पता है किसी को, ना बच्चों की परवरिश क्या किस तरह की जाती है, मतलब एहसास जिम्मेदारी के साथ बच्चों के साथ डील ही नहीं किया जाता कि यार मैं बच्चे के साथ ये बर्ताव कर रहा हूँ, इसके नताइज क्या निकलेंगे। एहसास अथॉरिटी के साथ किया जाता है। ऐसे ही है, मतलब मैं कोई अमल कर रहा हूँ बच्चों के साथ तो इसका कोई असर होगा ना। मुझे अब तक बचपन में पिवटल मोमेंट्स याद हैं अपने, यार इस मौकों पर ना ये मुझे अब तक याद है, तो मुझे याद होने की कोई वजह है ना, मुझे अब तक याद है, तो वो मेरे बच्चे को भी याद रहेगा मेरा भी किया हुआ। मतलब मुझे अब तक याद है कि मेरे अब्बू ने मुझे एक गालिब का शेर सुनाया था, मगज को बाग में जाने ना दीजो, नाहक खून परवाने का होगा। शहद की मक्खी मगज को बाग में नहीं जाने दो, वरना बेचारा परवाना फजूल में मारा जाएगा। अब ये शेर मुझे तब सुनाया जब मैं 10-11 साल का था,
और अब्बा ने फिर समझाया ये शेर कि भाई देखो उसमें गालिब ने क्या बनाया है कि वो शहद की मक्खी बाग में जाएगी, फिर वो शहद का छत्ता बनाएगी, उससे मोम निकलेगा, मोम से मोमबत्ती जलेगी, परवाना आएगा, मरेगा उसमें। और इतना, और ऐसा एक मेरे लिए अहम चीज थी ना कि मुझे आज तक याद है वो। इमेजिनेटिव। हाँ। तो अब हम क्यों नहीं सोचते कि यार हम जो बच्चे के साथ जो बातें करते हैं या कोई भी झटक देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो बच्चे को याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बच्चे को मैं क्या बता रहा हूँ जो उसको याद रहे? मतलब कोई कोई मैंने इस तरह की पूरी हिकमत चीज उसे सिखाई है अब तक या नहीं सिखाई? माफ कीजिए। रेंजर्स की खाड़ी थी, चली गई लगता है। कोई एहसास जिम्मेदारी नहीं है भाई हमारे यहाँ, किसी मका कोई मकासद तय नहीं है। मैं ऐसा लगता है जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट चल रही है ना उसी तरह से हम चल रहे हैं, बल्कि जिस तरह हम चल रहे हैं उस तरह हमारी गवर्नमेंट चल रही है। हमसे ही आई है कुछ। नाश्ता मंगवा लें? हाँ बिल्कुल, 100%। मैं भी ये सोच रहा था किसी चीज की कमी लग रही है। क्या चाय पराठा पसंद करते हो, अंडा पराठा? अंडा पराठा। अंडा पराठा, हाँ ये काम का है। दूसरे वाले का हाँ। अब आज से डिस्टर्ब नहीं नहीं, दे हाँ, दें। हाँ। 15 मिनट से हाथ उठाए जाते हो। अरे यार अबे कोई यार। मसला थोड़ी ना है। इससे गाड़ियों की इतनी तेज आवाज आ रही है। 2 पराठा ला दें, अच्छा सा सिका हुआ हो, बीच से सही से पका हुआ हो, अक्सर कच्चा रह जाता है। अच्छा और ना हो, सफेद सा ना हो। हाँ, सिका हुआ अच्छा हो। और पराठा ला दें वो वाला। और 2 अंडे, 3, पराठा नहीं है, 3 अंडे। तुम अंडे ज्यादा खाते हो। 2 4 अंडे ला दें। 4 अंडे ला दें, वो प्याज मिर्ची वाला 4 अंडे, प्याज मच्छी वाला आमलेट और पनीर। आमलेट। हाँ, पराठे 2 इनफ है मेरे ख्याल से, या 2 इनफ है। घी वाला है कम घी वाला? कम घी वाला, नहीं सिका हुआ लेकिन अच्छा सिका हुआ सही से हो यार। बस आपका मसला है, घी वाला चाहिए वो भी लाल हो जाएगा, वो दूसरा कम घी वाला चाहिए वो भी लाल हो जाएगा। हाँ वो लाल करके ले आओ, बगैर कम घी वाला, बगैर नहीं। सुलेमानी नहीं, लेकिन कम घी, बहुत ज्यादा तर भी ना हो, ठीक है ना? कम घी वाला 2 पराठे 4 अंडे, प्याज मच्छी वाला। प्याज मिर्ची, ये ना हाफ फ्राई तो नहीं चाहिए? नहीं।